तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं था, विश्वासघात था कि 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान अरे मत चुके चौहान। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज और गौरी, मोहम्मद गौरी। गौरी कहां का है? गजनी। कहां का है? गजनी। गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। लिखो कारण, युद्ध के कारण। बड़े राजाओं के बीच युद्ध का एक बड़ा कारण तो साम्राज्य विस्तार की नीति है। लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। उसमें गौरी तो ज्यादा ही करना चाहते। पृथ्वीराज नहीं तो फिर भी भारत वाले तो अपने अपने इलाके में थे, वो तो इधर वाले इलाके में आ रहे थे, वॉयलेशन कर रहे थे। हम ये भी कह सकते हैं कि चौहानों और गजनी के राजाओं में भी लंबे समय से दुश्मनी थी। देख लो गजनी से कब लड़ने लगे हैं आप, तब से पढ़ने लगे हो कि महमूद गजनवी को गोविंद थर्ड ने रोक लिया। दुर्लभराज इब्राहिम से लड़ता है, तो आपका विगराज थर्ड जो है वो आपका शाहबुद्दीन से लड़ता है। पृथ्वीराज जो फर्स्ट है वो आपका बाद में बगुली शाह से लड़ता है। अजय राज जो है गर्दन मतंगों से लड़ता है। इधर आपका अरुणराज था, तुर्कों को हरा के वहां पर बाद में आना सागर बनवाता है। विगराज चतुर्थ है वो बाद में खुसरो शाह से लड़ता है। लगातार लड़ाई चली रही है। लिख लो, चौहानों तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन चौहान्स एंड किंग्स ऑफ गजनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक कारण मैंने बता ही दिया कि उसने बठिंडा पर कब्जा कर लिया था। बठिंडा को उस समय बोला करते तबर हिंद। क्या बोलते? तो तबर हिंद पर कौन कब्जा कर लेता है? तबर हिंद आजकल क्या कहलाता है अपना? क्या कहलाता है? उसने यहाँ पे कब्जा किया और कब्जा करके अपने एक बंदे को यहाँ का प्रशासक बना दिया था, जियाउद्दीन। किसको बनाया था? किसने? गौरी। लिखो, अगला कारण लिख लो। गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। गौरी कैप्चर्ड तबर हिंद, कोष्टक में बठिंडा लिखना, तथा जियाउद्दीन को प्रशासक बना दिया था एंड अपॉइंटेड जियाउद्दीन एज एडमिनिस्ट्रेटर। लड़ाई होती है, दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध के अंदर पृथ्वीराज जीत जाता है। कौन जीत जाता है? लाइन चेंज करके लिखो, इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई। पृथ्वीराज वन दिस बैटल। दिल्ली में कौन हुआ करते? तोमर। तो दिल्ली का एक तोमर लड़ने के लिए साथ में गया हुआ था, उसका नाम था गोविंदराज। क्या नाम था? तो दिल्ली का एक बंदा, उसका नाम है गोविंदराज तोमर। क्या नाम है? पृथ्वीराज के साथ लड़ाई करने के लिए गया हुआ है। ये कहते हैं कि जो गौरी था, गौरी के आगे वाले दांत तोड़ देता है, प्रथम मारता है, उसके दांत तोड़ देता है। उसको घायल करने वाला कोई बंदा था, तो वो कौन था? लिखो, दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने, गोविंदराज तोमर ऑफ दिल्ली, गोविंदराज तोमर ने गौरी को घायल कर दिया था। मेड इंजरीज टू गौरी। ऐसा कहानियां हैं कि गौरी को घायल किया, घायल करने के बाद गौरी को पकड़ के लेके पृथ्वीराज के दरबार में पकड़ के लेके, और जैसे दरबार में लेके पृथ्वीराज ने पूछा कि हाँ भाई गौरी बता, मार दिया जाए या बता तेरे साथ क्या? गौरी ने कहा मैं काली गां हूं तुम्हारी, आज लड़ाई की, आज के बाद ऐसी कोई लड़ाई मैंने धूड़ खाई, आइंदा से तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी देखूंगा नहीं, प्लीज एक बार वापस चले जाने दे। और पृथ्वीराज ने कहा खोल दो भाई इसको, भाग जाए, पीछे मुड़ के मत देखना। जो मंत्री वगैरह बैठे थे उन्होंने कहा अरे पृथ्वीराज गलती कर रहे हो तुम, क्यों छोड़ रहे हो उसको? या तो पकड़ के जेल में डालो या मार दो। पृथ्वीराज ने कहा नहीं, भारतीय संस्कृति कहती है यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको सजा देनी, यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। भागती हुई सेना पर कभी भी आक्रमण करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हम दादे परदादे हमारे ये करते आए थे, हम इस बंदे को मार कैसे सकते हैं पकड़ के? मंत्रियों ने कहा कि राजा तुम सही हो, हमारी संस्कृति कहती है कि दुश्मन की माफी मांगने पर उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, पर हमारी संस्कृति उन लोगों पर लागू होती है जो हमारी संस्कृति को मानते हैं। वह व्यक्ति जो हमारी संस्कृति में विश्वास नहीं करता हो, उसको मानता नहीं हो, उस पर यह सिद्धांत भी लागू। हम भारत के किसी व्यक्ति को यदि माफी मांगने पर छोड़ देते हैं, वो नहीं, उसकी अगली 7 पीढ़ियां इस एहसान के तले दबी रहती, वो आंख उठा के भी नहीं देखते कि यार इन लोगों ने कभी मेरी जान बख्शी थी। यह आदमी एहसान फरामोश है, कृतघ्न है। एक बार तू छोड़ेगा, वापस सेना लेके आएगा, वापस लड़ेगा, प्लीज इसको मार दो। पृथ्वीराज मुस्कुराया मंत्री की तरफ देखकर, उसने कहा मंत्री महोदय, मैं इतना नहीं जानता था कि मेरे मंत्री इतने डरपोक है। कैसे? तुम बार बार करो कि वापस अटैक कर देगा, तो क्या तुम्हारी तलवारों में जंग लगा है? और मंत्री ने कहा नहीं, जंग वंग तो नहीं लगा। तो क्या तुम्हें डर, मरने से डर लगता है, लड़ने में डर लगता है? उनका नहीं। फिर क्या दिक्कत है, दोबारा आएगा दोबारा लड़ लेंगे। ठीक है साहब, भेज दिया जाए। गौरी को भेज दिया। गौरी कहा पीछे मुड़ के नहीं दिखेगा। गौरी ने कहा ठीक साहब। गौरी तराइन से थोड़ा पीछे की तरफ गया, गजनी नहीं गया, बीच में वापस रुक गया। मंत्रियों ने वापस पृथ्वीराज को कहा कि वो रुक गया बीच में, वो वहां पर नहीं गया। पृथ्वीराज ने समाचार भेजा गौरी के पास कि तूने कहा था मैं चला जाऊंगा, फिर गया क्यों नहीं? उसने कहा सॉरी भाई साहब, एक बात और थी, उस दिन मैं डरा हुआ था तुम्हारे दरबार में, इसलिए पूरी बात बता नहीं पाया। एक्चुअली गजनी का राजा मैं नहीं हूं, गजनी का राजा मेरा बड़ा भाई है, और मेरे बड़े भाई को जैसे ही पता चला कि मैं हार गया हूं, वो छुरे की धार तेज कर रहा है। मैं जैसे ही वहां पर जाऊंगा हलाल करेगा मेरे को हलाल,
इसलिए प्लीज थोड़े दिन मेरे को यहाँ पर बैठे रहने दो, तब तक बात थोड़ी ठंडी मीठी पड़ जाएगी, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, भैया का गुस्सा भी थोड़ा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यार हमारे गड़बड़ियां करेगा पृथ्वीराज ने कहा। उसने कहा चिंता मत कीजिए भाई साहब, कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। अब गौरी थोड़ा सा तराइन से हटके बैठा है। पृथ्वीराज को फिर भी लगा क्या पता ये गड़बड़ी करे, तो पृथ्वीराज अपनी सेना लेके गौरी के सामने जाके बैठ गया एहतियातन, यदि कुछ करे तो अपने रोक लेंगे इसको। लेकिन थोड़े दिनों में नोटिस किया कि गौरी वाकई कुछ नहीं कर रहा। गौरी शांति से चुपचाप बैठा है, उल्टा कभी मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में मिल जाए नमस्ते और करके जाए, नमस्ते भैया मेरे लिए कोई सेवा तो बताना, कल मैंने सुना आपकी संगीता भाभी की एनिवर्सरी थी, बताइए मेरी तरफ से आपको बुके भेंट किया जाता है। और पृथ्वीराज लगा ठीक ही मामला है, बंदा ज्यादा तंग अपने को कर नहीं रहा। तो पृथ्वीराज ने अपने सेनापतियों को वापस भेजना शुरू किया। अपने सेनापति को कहा कि तू भाई गुजरात जा, उधर वो चालुक्यों से अपनी नहीं बन रही, क्या पता चालुक्य अटैक कर दे। तू वो महोबा देख ले, चंदेलों से भी अपनी नहीं बन रही, क्या पता चंदेल अटैक कर दे। तू उधर कन्नौज चला जा, क्या पता गहडवाल उधर से अटैक कर दे। तो अपने अच्छे अच्छे सेनापति सारे लौटाने शुरू किए। सेनापतियों ने पूछा कि राजा तुम हम सबको भेज रहे हो, यदि गौरी ने अटैक कर दिया तो? उसने कहा ना ये कर ही नहीं रहा, चुपचाप बैठा है, वापस चला जाएगा थोड़े दिनों में, कर देगा तो मैं देख ताक लूंगा इसको। गौरी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। वो पिछले साल भर से जब से वहां पर बैठा हुआ था इन चीजों को नोटिस कर रहा था कि उसकी सेना कितनी है, कौन कौन से सेनापति है, कौन सी सेना लौट गई, कौन सी सेना आई है, कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब उठते हैं, कितने हथियार है, उसको सारी पता। और मुसलमान राजाओं की अच्छी विशेषता थी, वो दुश्मन की पूरी जासूसी करवा लिया करते थे। अपने वाले इस मामले में निश्चिंत थे, उनको लगता था कि नहीं यार ये कोई तरीका तो नहीं होता, लड़ेंगे तो आमने सामने आके लड़ लेंगे। एक दिन गौरी को ऐसा कुछ पता चला कि पृथ्वीराज की सेना कम है। गौरी को यह भी पता चला कि पृथ्वीराज की सेना रात को 2 बजे पार्टी करके सोई है और ये नशे में पूरे चूर है। वो 5 बजे के आसपास सुबह आक्रमण करता है, जब पृथ्वीराज की पूरी सेना सो रही थी, वो सोती हुई सेना को काट देता है। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। जब गौरी का अटैक हुआ, सोई हुई सेना जागी, अपने हथियार उठाती, तब तक उनका खेल खत्म हो चुका था। उन्होंने जैसे ही लगा कि अपने अब जीत नहीं पाएंगे, गौरी अचानक ऊपर चढ़ गया, अपने पास कोई तरीका नहीं है, उन्होंने पृथ्वीराज को वहां से निकालने की कोशिश की। पृथ्वीराज कहते तू निकल, हम जैसे तैसे करके मुकाबला करेंगे, तू बचेगा तो और सेना इकट्ठी करेगा, वापस मारेगा गौरी को। पृथ्वीराज वहां से निकलता है, लेकिन गौरी की सेना उसका पीछा करती है। हरियाणा में एक जगह पड़ती है सिरसा, नाम सुना है? सिरसा के पास में एक छोटे सी कोई गांव था, उसका नाम था सरस्वती। क्या नाम था? वहां पे पृथ्वीराज को पकड़ा गया, पकड़ के उसको मार दिया गया। ये तराइन का दूसरा युद्ध था। कौन सा युद्ध? तराइन का, देखो तराइन का दूसरा युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ टेरन। अगले ही साल है ना, 1191 की जगह बस 92 लिख लो, बाकी तो सेम ही लिखना। लिख लिया? लाइन चेंज करके लिखो। इस युद्ध में गौरी की जीत हुई, गौरी वन दिस बैटल। पृथ्वीराज को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार किया गया था। पृथ्वीराज वॉज अरेस्टेड एट प्लेस नाम सरस्वती नियर सिरसा। सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार किया गया था तथा उसे मार दिया गया एंड वॉज किल्ड हिम। मारने के पीछे 2 कहानियां हैं। एक कहानी जो तुर्कों का एक राइटर सुनाता है, उस राइटर का नाम था हसन निजामी। क्या नाम था? गौरी के टाइम का, उस टाइम का एक इतिहासकार है। इतिहासकार का नाम क्या है उसका? और हसन निजामी एक बुक लिखता है, इस बुक का नाम था ताज उल मासिर। क्या नाम था बुक का? ताज उल मासिर। किसकी बुक है ताज उल मासिर? क्या नाम बुक का? क्या नाम है? ताज उल मासिर किसकी बुक है? हसन निजामी अपनी इस ताज उल मासिर में लिखता है कि हमने पृथ्वीराज को पकड़ा, पकड़ने के बाद उन्हें सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया तो हमने उसको वापस अजमेर का राजा बना दिया। उसने हमारी अधीनता स्वीकार की, तुर्कों की अधीनता स्वीकार की, गौरी की अधीनता स्वीकार की, हमने उसको कहां का राजा बना दिया? अजमेर। लेकिन थोड़े दिन बाद वो वापस हमारे खिलाफ विद्रोह करता है। इस बार हमने पकड़ा और पकड़ के मार दिया। कुल मिला के हसन निजामी इस बात को प्रूव करना चाहता है कि पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन राज किया था। ऐसा कौन सा राइटर कहता है? लिखो। हसन निजामी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हसन निजामी, पृथ्वीराज ने कुछ समय तक गौरी के अधीन शासन किया था। पृथ्वीराज रूल्ड अंडर गौरी फॉर सम टाइम। बुक का नाम लिख लो, हसन निजामी की पुस्तक, बुक ऑफ हसन निजामी। क्या नाम है बुक का बताओ? ताज उल मासिर। क्या नाम बुक का? ताज उल मासिर। ताज उल मासिर किसकी बुक है? हसन निजामी की। एक तो ये तुर्कों की तरफ से कहानी है, फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक ताजुल मासिर, जिसमें हसन निजामी कहता है कि हमने यहाँ पकड़ा था, पकड़ने के बाद उसने हमारी अधीनता स्वीकार की, हमने उसको अजमेर का राजा बनाया। थोड़े समय बाद उसने हमारी अधीनता मानने से मना कर दिया, उसने हमारे खिलाफ विद्रोह किया। इस बार हमने वापस पकड़ा और पकड़ के उसको मार दिया। एक कहानी तो ये। एक कहानी सुनाता चंदबरदाई। कौन सुनाता है? चंदबरदाई कहता है कि पकड़ा और पकड़ के यहाँ से गजनी ले गए। कहाँ पे ले गए? और गजनी ले जाके उसकी दोनों आंखें निकाल दी। गजनी ले जाके उसकी दोनों आंखें निकाल दी और उसको जेल में डाल दिया गया। वहां पर चंद्रबरदाई कहता है कि पृथ्वीराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसके पीछे पीछे गया, जेल में जाकर मिला, मुझे पता चला उसकी दोनों आंखें निकल चुकी, अंधा है वो। मैं गया गौरी के पास और मैंने गौरी को जाकर क्या रे सुल्तान, एक हमने तेरे को पकड़ा था और तूने माफी मांगी तो हमने तेरे को छोड़ दिया, एक तूने हमारे राजा को पकड़ा, जेल में डाल देता यार, लेकिन तूने तो आंखें निकाल ली। सुल्तान मुस्कुराया और उसने कहा कि भारत की संस्कृति कहती है कि दुश्मन के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हमारी नहीं कहती।
हमारी गति है कि आंखें निकाल ली जानी चाहिए, और हमारी तो गति उसके बाद मार दिया जाना चाहिए, हम मारेंगे। चंद्रवरदाई कहता है मैंने पृथ्वीराज गौरी को कहा कि तुम भले ही उसको मार दो, लेकिन भले ही तुमने उसकी आंखें निकाल दी हो, लेकिन हमारे राजा के पास एक अद्वितीय शक्ति है। क्या? कि हमारा राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। कौन से बाण? आवाज पे तीर चला दे। सुल्तान ने कहा मैं मिला सुबह से, ऐसे मजाक नहीं करते यार। किसी बंदे के आंखें नहीं है, उसको दिखता नहीं है, और तू कहता है कि वो उस जगह पे निशाना लगा देगा जहां से आवाज आती है। उसको क्या पता कहां से आवाज आई? चंद्रवरदाई ने कहा कि तू भारतीय संस्कृति को ढंग से कहां जानता है? और गौरी ने कहा यदि ऐसा सच में होता है तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा। अगले दिन एक बड़ा मंच लगाया गया, उस मंच पे सुल्तान आकर बैठा, इधर सामने पृथ्वीराज को खड़ा किया गया, सामने घंटी बांधी गई कि जैसे घंटी पे टन की आवाज आएगी पृथ्वीराज वहां पर तीर मारेगा और शब्द भेदी बाण वहां पर मार देगा जहां से घंटी की आवाज आई है। चंद्रवरदाई कहता है कि मैं वहीं खड़ा था और मैंने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज अपने आवाज पर तीर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने घंटी पर तीर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, गोरी बेटा है तेरे साइड के अंदर, सल्टा दे इसको आज। पृथ्वीराज ने पुनः कहा कि चंद्रवरदाई मुझे नहीं पता कि गोरी कितनी दूरी पर बैठा है, बिना दूरी के मैं तीर कैसे चला सकता हूं। चंद्रवरदाई कहता है मैंने कहा उसको कि 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान अरे मत चुके चौहान। 4 बांस जितनी दूरी 24 गज, गज होता है गज फुट अपने नापते हैं, 4 बांस नाप ले फिर 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, उसके ऊपर 8 अंगुलियां, ताऊ पर सुल्तान है, उतनी दूर पर सुल्तान बैठा है, मत चुके चौहान, चौहान चूक मत जाना, सल्टा दे आज। और चौहान नहीं चुका, उसने तीर मारा और गोरी को मार दिया। चंद्रवरदाई कहता है कि जैसे गोरी मरा, गोरी के सैनिक हम पर झपटे, लेकिन मैंने और पृथ्वीराज ने दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। फिर ये कहानी सुनाई किसने? हम हालांकि इसका उत्तर देते हैं, हम कहते हैं कि चंद्रवरदाई के बेटे हुए थे जलहण। कौन हुए थे? और हम कहते हैं इस कहानी को किसने पूरा किया था? जलहण। हम ये कहानी जलहण बताते हैं। पर पुनः मैं उसी बात पर आता हूं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि पृथ्वीराज रासो हिस्ट्री है या नहीं अभी तक पता। पृथ्वीराज रासो की पहली जानकारी राज प्रशस्ति के समय मिलती। कब मिलती है? पृथ्वीराज 1192 के अंदर किस्सा खत्म है। 1600 क्षेत्र में जाके आप बुक पढ़ रहे हो 400-500 साल बाद, तब तक कई नमक मिर्च लगे होंगे। इसलिए इतने गंभीर लोचे आ गए इस बुक के अंदर कि आपस में उलझ के रह जाती है बुक, और बाकी जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उनसे मैच नहीं कर पाती। ये बुक ये कहती है कि पृथ्वीराज की जो मम्मी थी वो दिल्ली की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? क्योंकि बाकी सब कहते हैं कि नहीं वो कलचुरी थी और त्रिपुरी की थी, कर्पूरी देवी नाम था उसका। जबकि वो नाम ही अलग बताता है उसका, उसका जगह भी अलग बताता है, उसके पिता का नाम अलग बताता है। इसलिए खूब सारी बातें आपस में रोड़ा रप्पा हो गई, इसलिए अभी तक हम उस बात को सत्य मानते नहीं। पर फिर भी ये 2 बड़ी-बड़ी बातें की जाती है। हसन निजामी कहता है यहीं पकड़कर अजमेर का राजा बनाया, थोड़े टाइम बाद बगावत की, फिर पकड़ के मार दिया। चंद्रवरदाई कहता नहीं गजनी लेके गए थे, पहले आंखें निकाली थी, फिर उसको वहां पर हम दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। अपना न्यूट्रल सा ये है इसके अंदर कि यहां से पकड़ के लेके गए वो गजनी, आंखें निकाली के बाद मार दिया। और तुर्कों में एक साधारण सा काम हुआ करता था, दुश्मन को पकड़ के लाया करते थे, बीच में खड़ा करके बाटे मार मार के मार दिया करते थे। ऐसा उन्होंने कुछ किया होगा, बहुत क्रूर सी मौत उधर दे दी होगी उन्होंने। तो ये तराइन के 2 युद्ध, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का अपना, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपना सवाल दूसरा है। अपना सवाल ये है कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज क्यों हार गया था, कैसे मृत्यु हुई, ये बहुत अलग विषय है। कोई अपने से कभी ये सवाल नहीं पूछेगा कि पृथ्वीराज की मृत्यु का सचित्र वर्णन कीजिए, पर अपने से ये पूछेंगे कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज क्यों हार गया था। देखो पृथ्वीराज की हार के कारण, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ पृथ्वीराज। अभी हमने एक बात पढ़ी कि पृथ्वीराज की गुजरात वालों से नहीं बनती, पृथ्वीराज के महोबा वालों से नहीं बनती, पृथ्वीराज के कन्नौज वालों से नहीं बनती, इसलिए किसी भी राजा ने उसका साथ। देखो पृथ्वीराज के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ विवाद चल रहे थे। पृथ्वीराज हैड डिस्प्यूट्स विद हिज नेबर स्टेट्स, अतः किसी भी राजा ने पृथ्वीराज की गोरी के खिलाफ सहायता नहीं की। सो नो किंग हेल्प पृथ्वीराज अगेंस्ट गोरी। हम अभी कह रहे हैं कि भाई पृथ्वीराज ने अपनी सेना वापस लौटानी शुरू कर दी थी, इसलिए पृथ्वीराज की सेना गोरी के मुकाबले क्या हो गई थी? कम, क्योंकि उसके जो बाकी सेनापति थे बाकी बाउंड्री पर भेज दिए गए थे। देखो तराइन के दूसरे युद्ध में, सेकंड बैटल ऑफ टेरन, पृथ्वीराज की सेना गोरी के मुकाबले कम थी। पृथ्वीराज हैड लेस आर्मी देन गोरी, क्योंकि उसके अधिकतर सेनापति, बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज कमांडर्स अन्य सीमाओं पर भेज दिए गए थे, वर सेंट टू अदर बाउंड्रीज। देखो हम खानवा के युद्ध में जब हार के कारण पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि बयाना के बाद 1 महीने का टाइम मिल गया था बाबर को, तो हम पढ़ रहे थे कि सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त 1 महीने का, कितने महीने का? बयाना फरवरी में और खानवा कब हो रहा है? यहाँ तो 1 साल का है, यहाँ तो कितना है? लिखो तराइन के पहले युद्ध के बाद, आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, पृथ्वीराज ने गोरी को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। पृथ्वीराज गेव एनफ टाइम टू गोरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। ये तो कुछ कमियां हैं पृथ्वीराज के अंदर जिनकी वजह से पृथ्वीराज क्या कर रहा है? हार रहा है। जीता कौन? गोरी, तो उसमें कुछ अच्छी बातें रही। एक पक्ष हारता उसका कमियां है, दूसरा पक्ष जीता तो उसमें क्या कुछ अच्छी बात। यदि गोरी 1 साल तक पृथ्वीराज को यह कह के वहां पर बैठा रहता है कि मैं वापस चला गया तो भाई मार देगा, इसका मतलब इंटेलिजेंट तो है, अपनी बातों में लगा रहा है। 1 साल तक न केवल उसने पृथ्वीराज को बातों में लगाया रखा बल्कि अपनी सेना को अच्छा किया।
और मौके की पूरी तलाश की कि कब पृथ्वीराज की सेना कम पड़ती है जब वो उस पर अटैक करे। इसका मतलब अच्छा डिप्लोमेट, कूटनीति समझते हो, है कि कई बार आपको युद्ध में आमने सामने लड़ने से युद्ध से पहले की जो तैयारी होती है ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। युद्ध की पहले की तैयारी पृथ्वीराज की अच्छी है, गौरी की अच्छी है। देखो, गौरी एक अच्छा सेनापति था, गौरी वॉज ए गुड कमांडर, तथा उसने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया था, एंड ही डिफीटेड पृथ्वीराज बाय हिज डिप्लोमेसी। दो बातें सेम वही लिखेंगे जो हम खानवा में लिख रहे थे। काफी सालों तक ये हमारी कमी बनी रही थी कि बाहर के जो भी लोग आते थे वो घोड़े लेके आते थे, हमारे लड़ने का तरीका क्या था, हाथी। जब भारत भारत की लड़ाइयां होती तो हाथी हाथी लड़ रहे थे, बराबर का सा मामला होता था। पर जब घोड़ों और हाथियों की लड़ाई होती तो हमेशा मुकाबले में कौन जीते, घोड़े ज्यादा प्रभावशाली रहते। फिर मैंने हाथियों के साथ समस्या बताई थी, हाथियों के साथ समस्या होती है पागल होकर अपनी सेना को मार देते हैं। खानवा के युद्ध में तोपों का जैसे उन्होंने सुना, हाथियों के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया था मामला। यहाँ पर अचानक सुबह सुबह अटैक हुआ, हाथियों के नहीं समझ में क्या करना है, तो वो दौड़े दौड़े तो अपनी सेना को कुचल गए। दूसरा वही, उनके पास हल्के हथियार हुआ करते थे, हमारे हथियार भी कैसे थे, भारी। देख लो, तुर्कों ने घोड़ों का प्रयोग किया था, टर्क यूज्ड हॉर्सेस, जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया, अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स। अगला और लिख लो, तुर्कों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था, टर्क्स यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत्स। ये तो हो गए भाई पृथ्वीराज के हार के कारण। यह भी है कि तराइन के युद्ध ने क्या महत्व छोड़ा इतिहास के अंदर, तो अगला लिखो, तराइन के दूसरे युद्ध का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। आप ये भी लिख सकते हैं तराइन के दूसरे युद्ध का परिणाम, तराइन के दूसरे युद्ध के प्रभाव, इंपॉर्टेंस, रिजल्ट, इंपैक्ट्स, कॉन्सिक्वेंस, जो भला लगे आपको वो लिखो। हमने खानवा जब पढ़ा था तो खानवा में लिखाया था कि जब बाबर भारत में आया था तब दो बड़ी शक्तियां थी, एक शक्ति थे राजपूत और एक थे अफगान। दोनों हार गए खानवा के में, इसलिए बाबर के लिए भारत में राज करना क्या हो गया था। इस समय उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति राजपूत थे, पृथ्वीराज सबसे बड़ी शक्ति था, और पृथ्वीराज हार गया तो गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना क्या हो गया। गौरी ने खुद ने राज नहीं किया था, गौरी अपना उत्तराधिकारी छोड़ के गया था, उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, तो गौरी के उत्तराधिकारी के लिए भारत में राज करना आसान हो गया, कठिन हो गया। और मान लो पृथ्वीराज नहीं हारता तो क्या वो राज कर पाते। देखो, तो पृथ्वीराज की हार के बाद, पृथ्वीराज की हार के बाद, आफ्टर डिफीट ऑफ पृथ्वीराज, गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर गौरी सक्सेसर टू रूल ओवर इंडिया। एक बात तो ये हो गई अपने, ये तो गौरी के लिहाज से, उस लिहाज से अच्छी बात हो। दूसरा, गौरी जब भारत में आया तो तुर्क शासन शुरू हो गया। कौन सा हो गया भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना तो कौन सा शासन हो गया, तुर्क। तुर्कों का राज भारत में खत्म किया जाके मुगलों ने। किसने किया, मुगलों का राज भारत में खत्म किया अंग्रेजों ने। किसने किया, 1947 तक अंग्रेज थे, 1192 में तुर्क आए, 1526 में मुगल आए, 1947 तक बाद में क्या बने रहे, मुगलों को खत्म करके बाद में कौन बने रहे, अंग्रेज। मतलब 1192 से लेके 1947 तक भारत का कोई आदमी भारत पर राज नहीं कर पाया, ये सारे विदेशी थे। तुर्क भारत के नहीं थे, मुगल भारत के नहीं थे, अंग्रेज भारत के। भारत पर एक फॉरेन रूल शुरू होता है जो कब तक बना रहा, 1947 में जाके बाद में भारतीय सम्राट बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। और कई तो बाद में कहते हैं सर 47 में कहां बने, 2014 में बने जाके, नरेंद्र भाई, दामोदर भाई मोदी, है ना। तब तक ही बीच में कोई आया नहीं था, पर 1947 में जाके अपना राज आता है, भारतीयों का राज आता है। तब तक भारत में बाहर के लोग ही क्या करते रहे थे, शासन। देखो, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, आफ्टर सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, भारत में विदेशी शासन का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। ए सीरीज ऑफ फॉरेन रूल वाज इनिशिएटेड इन इंडिया, जो 1947 तक जारी रहा, विच कंटिन्यूड टिल 1947। पृथ्वीराज चौहान का जो टाइम है ये राजपूतों का पीक है। इस समय पूरे उत्तर भारत में राजपूत राज कर रहे थे, इसके बाद दोबारा ऐसी स्थिति कभी भी नहीं। राजपूतों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी, वो उत्तर भारत में पूरे में राज कर रहे थे, उनका राज शायद और बढ़ता, लेकिन तुर्कों के आने के बाद उनके राज पे क्या लग गया, रोक लग गई। उसके बाद उनका राज कभी भी इतने बड़े क्षेत्र पर दोबारा नहीं हो पाया था। लिखो, राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई, राइजिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ राजपूत्स एंडेड। तथा पृथ्वीराज के बाद, एंड आफ्टर पृथ्वीराज, कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर शासन नहीं कर सका। नो राजपूत किंग रूल्ड ओवर दिल्ली। ये पॉलिटिकल बातें हैं सारी, कि गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए राज करना आसान हो गया, भारत में विदेशी शासन आ गया, राजपूत दोबारा कभी दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाए। सारी कैसी बातें, पॉलिटिकल। लेकिन जब राज चेंज होता है तो कल्चरल चेंज भी होते हैं, और उस समय कल्चरल चेंज ज्यादा हो जाएंगे जब राज ऐसा चेंज हो कि कल्चर ही चेंज हो जाए। कि पहले भारत के लोगों में राज चेंज हो रहा था, यूपी वाले को हटा के एमपी वाला आ गया, एमपी वाले को हटा के राजस्थान वाला आ गया, तो मामला ठीक ठाक था। अब जब आपको हटा के अफगानिस्तान का आएगा तो राज पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज। और जब कोई चेंज आएंगे तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो भारतीय कला और संस्कृति पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। लिखो, अगला लिखो, चार कितने पॉइंट हो गए, चौथा लिखो। तुर्क शासन की स्थापना के कारण
तुर्क शासन की स्थापना के कारण, ड्यू टू फाउंडेशन ऑफ टर्क्स रूल, भारतीय संस्कृति पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव दिखाई दिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स वर सीन ऑन इंडियन कल्चर। ए लगा के लिखो, सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। इसी पॉइंट के सब पॉइंट बना लेते हैं अपने। सकारात्मक प्रभाव, इसी में एक दो लिखेंगे ना, सकारात्मक एक दो जितने अपने को आएंगे उतने लिख लेंगे। एक नंबर लगा के लिखो। एक अच्छा प्रभाव यह आया कि एक नई कल्चर शुरू हुई, जिस कल्चर का नाम है इंडो इस्लामिक। क्या नाम था? इंडो मतलब भारत, इस्लामिक मतलब मुस्लिम, जो भारत से बाहर से आए थे। इंडो मतलब हिंदू का, और इस्लामिक मतलब मुस्लिम। अब ऐसी कल्चर आई थी जिसमें थोड़ी हिंदुओं की बात थी और थोड़ी किसकी बात थी? मुस्लिम। अब कल्चर का प्रभाव कहां कहां दिखाई दे सकता है? आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर, पेंटिंग्स, और जो जो और वस्त्र वगैरह सब चीजों पे दिखाई देते हैं। पर मोटा मोटा आपने कहते इन चीजों पे दिखाई दिए कि अब स्थापत्य कला में ऐसी स्थापत्य कला थी, ऐसा आर्किटेक्चर था, इसमें हिंदू विशेषता भी थी और मुस्लिम विशेषता। संगीत में, चित्रकला में, साहित्य में, सब में हिंदू विशेषता भी थी और मुस्लिम विशेषता। तो एक नई कल्चर आई, उस कल्चर का नाम क्या था? लिखो आप, फिर मैं समझाता हूँ थोड़ा। एक नंबर लिखो। भारत में नई इंडो इस्लामिक संस्कृति का उदय हुआ। न्यू इंडो इस्लामिक कल्चर वॉज इवोल्व्ड इन इंडिया, जिसके प्रभाव स्थापत्य, संगीत, साहित्य तथा चित्रकला पर दिखाई दिए। विच इम्पैक्ट्स वर विजिबल ऑन आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर एंड पेंटिंग्स। जब मुसलमान भारत में आए थे, वो जब बाहर से आए तो उनकी खुद की भाषा थी अरबी और फारसी। क्या भाषा थी? अरबी और फारसी। भारत की अपने भाषा थी खड़ी बोली। कौन सी भाषा थी? हिंदी का पहले का रूप, हिंदी नहीं, हिंदी का पहले का रूप था। इसको उस टाइम क्या बोला करते थे? खड़ी बोली। अलग अलग आती, यूपी के अलग, राजस्थान के अलग, एमपी के अलग, हरियाणा के अलग। उत्तर भारत बड़े तौर पर एक खड़ी बोली बोला करता था। उन वाली अपने को नहीं समझ में आती, अपने वाली उनको। फिर दोनों का मिक्सचर हुआ। वो मिक्सचर है उर्दू और हिंदी। वो मिक्सचर क्या है? उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, भारत की भाषा है। भारत के अलावा उर्दू कोई नहीं जानता। यदि मुसलमान जानते तो फिर तो अफगानिस्तान वाले भी जानते, ईरान इराक वाले भी जानते। नहीं, वो अरबी फारसी जानते होंगे। उर्दू, उर्दू अपनी भाषा। उर्दू का मतलब होता है खेमे की भाषा। किसकी भाषा? खेमा मतलब सेना। तुर्कों की सेना आई थी, उस सेना को यहाँ के लोगों से बातचीत करनी है तो किस भाषा में की जाए? ऐसी भाषा लेके आए जिसमें शब्द जो थे वो तो थोड़े अपने थे, थोड़े उनके थे। लिखने का तरीका फारसी की तरह था, इसलिए लिखते वही है, उल्टा लिखते हैं, अपनी तरह नहीं लिखते, पर शब्द खूब सारे अपने वाले लिए गए। इसलिए हिंदी और उर्दू में आप अंतर ही नहीं कर पाते, इसलिए आप पूरे दिन दोनों मिक्स बोलते रहते हैं। तो साहित्य का सीधा सीधा दिखता है कि नई भाषाओं का विकास हो रहा है, तो ये नई कल्चर है, तभी नई भाषा का। यदि वो कल्चर नहीं आती तो क्या विकास होता? स्थापत्य कला से। आर्किटेक्चर जब तक मुसलमान भारत में नहीं आए थे, हिंदू आर्किटेक्चर पूरा का पूरा। मकान बनाने का तरीका था कि भाई दीवारें बना दो, जैसे कोई मंदिर भी बनाते, मंदिर बनाते अपना सीधा सा था कि भाई नीचे एक चबूतरा बनाएंगे, चबूतरा बनाने के बाद में उस पर दीवारें खड़ी करेंगे, दीवारें खड़ी करने के बाद में उसका दरवाजा होगा हमारे पास, और दरवाजे के ऊपर हम जो होगा वो उसके ऊपर हमारा शिखर बना देंगे। क्या बना देंगे? शिखर। ये दरवाजा जो बनाने का अपना तरीका था, इस तरीके को अपने बोला करते सहतीर। क्या बोलते? ये इंग्लिश में बोलते लेंटल, लेंटल बोलते हैं, सहतीर बोलते हैं इसको। मुसलमान आए, वो इस मामले में थोड़े स्टाइलिश थे, उन्होंने कहा भाई दरवाजा ऐसा नहीं बनेगा, अब दरवाजा ऐसा बनेगा। आप विधानसभा के सारे गेट देख लो, आप ऐसे ही। आज भी शादी होती है तो जो टेंट लगता है आपने, उस टेंट का जो मुख्य दरवाजा होता है वो पूरा ऐसे होता है। तो देखिए स्थापत्य कला में एक दिल्ली में एक सुल्तान बना, उस सुल्तान का नाम था गैसुद्दीन तुगलक। क्या नाम था? उसका मकबरा, उसकी मकबरे की विशेषता मीडियल में पढ़ोगे तो और पढ़ोगे। हुआ क्या कि मुसलमान जब भारत के अंदर आए थे तो उनको बिल्डिंग चाहिए थी मस्जिद के लिए। किसके लिए चाहिए? अब नई बिल्डिंग कहां से बनाए? तो उन्होंने कहा एक काम करो, जो इंडिया वाली बिल्डिंग है इनको तोड़ दो और इनको तोड़ के क्या बना लो? बिल्डिंग बना लो अपने जैसे। तो मान लो कोई संस्कृत पाठशाला थी तो उसकी दीवारें तो वही पड़ी रही, ऊपर से उसकी छत तोड़ी, और छत तोड़ के उसका एक तो दरवाजा स्टाइलिश कर दिया थोड़ा, और दरवाजा स्टाइलिश करके उसके ऊपर गुंबद बना दिया। क्या बना दिया? ये गुंबद। तो आप कभी ताजमहल के ऊपर देखोगे तो ताजमहल के ऊपर क्या बना हुआ है? तो ये गुंबद बनाने लगे। ये जो दरवाजा बनाने का तरीका होता है इसको बोलते हैं मेहराब। क्या बोलते हैं? आर्च, आर्च बोलते हैं इसको। अपने पहले हुआ करते थे सहतीर, लेकिन अब सहतीर की जगह क्या बनने लगे थे? आर्च बनने लगे थे। पहले लेंटल थे, फिर आर्च थे। तो गयासुद्दीन, अब शुरुआत में तो क्या हुआ कि जैसे संस्कृत, एक तो यह था कि जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको तोड़ तोड़ के बनाया जाए। फिर आया कि नहीं भाई, जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन आया तो कहा पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ के क्यों बनाया जाए, हम हमारी बिल्डिंग बना लेंगे खुद की। तो अब नई बिल्डिंग बनानी शुरू की। पर नई बिल्डिंग बनाने वाले कारीगर कौन? इंडियंस। कारीगर कौन? इंडियन।
और मकान बनाने वाले जो कारीगर होते हैं उनके साथ एक समस्या है, आप उनको कितना भी समझा दें, कैसा भी समझा दें, वो बनाते वही हैं जो उनको आता है ना। पहले अलाउद्दीन खिलजी वो जब लोग आए तो उन्होंने खूब सारे लोगों का कि भाई मकान बनाओ। अब जब उन्होंने मकान बनाने शुरू किए, उसने कहा कि देखो ऐसे दरवाजा बनाना, ऐसे ये करना, ऐसे ये करना है, लेकिन अगले ने किया वही जो उसको आता था। तो भले ही मुस्लिम राजा ने बिल्डिंग बनाई, लेकिन उनकी विशेषताएं कैसी आ गई? हिंदू। कैसी विशेषता आ गई? उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, दिल्ली में एक सुल्तान हुआ गैसुद्दीन तुगलक। कौन सुल्तान हुआ? तो गैसुद्दीन तुगलक का मकबरा है, मकबरा पूरी मुस्लिम विशेषताओं का है कि बाकायदा नीचे एक झील बनाई गई, झील बना के उसके अंदर एक चबूतरा बनाया गया, चबूतरे के ऊपर उसकी दीवारें खींची गई, दीवारों में उसका दरवाजा बनाया गया, दरवाजा वही लेंटल वाला जो दरवाजा बनाते वो बनाया गया, इसके ऊपर उसका मेहराब बनाया गया। यहां तक सब एकदम ठीक है। यहां पर उसके साइड में मीनारें बनाई गई, आप ताजमहल के साइड में देखना मीनारें बनी हुई। उसके ऊपर जाने के बाद में भगवान जाने उस मिस्त्री के क्या दिमाग में आया, उसने बनाया कलश, है ना। ऊपर जाने के बाद उसने एक बनाया आमलक। ये हिंदू विशेषता थी कि मंदिरों में सबसे ऊपर ये कलश बनाया जाता और क्या बनाया जाता। अब मैं कई बार सोचता हूं कि यार गैसुद्दीन तुगलक ने जब मकबरा देखा, उसने कहा ये क्या किया रे, ये ऊपर क्या बना दिया, हटाओ इनको। और मिस्त्री ने कहा सर एक मिनट, पहले बाकी लोगों से पूछ लो, यदि ठीक लग रहे हैं तो पड़े रहने देंगे, ठीक नहीं लग रहे हैं तो हम हटा देंगे। बाकी बताने वाले कौन? मजदूर। मजदूर भी उसके ही है। और उन्होंने देखा ऐसा थू थू, ऐसा अच्छा कलश और आमलक हमने पहले बनाया। इसलिए ज्यादातर जो मध्यकाल की इमारतें हैं उनमें हिंदू विशेषता भी मिल जाती है और कैसी मिल जाती है? मुस्लिम। जब दोनों विशेषता एक साथ मिलती है तब उसको हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक। क्या बोलते हैं? साहित्य में नई भाषाएं, स्थापत्य कला में नए तरीके। दो चीजें ये तो और बड़ी गजब है, संगीत और चित्रकला। कौन कौन सी? इस्लाम ये कहता है कि संगीत और चित्रकला हराम है, न तो गीत गाए जाने चाहिए, न किसी प्रकार के चित्र। इसलिए भारत से बाहर जब तक मुसलमान थे वो ना तो गीत गाते थे ना ही किसी प्रकार के चित्र बनाया करते थे। लेकिन जब भारत आए और यहाँ आने के बाद देखा कि शाम को मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा झुक झुक के अपने वाले गीत गा रहे थे। उन्होंने पूछा भाई ये तुम हिल हिल के क्या करते रहते हो? हमने कहा ये भगवान के पास जाने का तरीका है, ये फ्रीक्वेंसी मैच होती है हमारी और हम डायरेक्ट भगवान के पास चले जाते हैं। भारत के अंदर एक नई विचारधारा शुरू होती है, सूफीज्म। केवल भारत में, भारत के अलावा कहीं भी तो संगीत। और बाद में तो आप देखिए कि आज भी भारत के ज्यादातर अच्छे संगीतकार देखिए मुसलमान है। एक बार यहाँ शुरू हुए, फिर पता चला कि अल्लाह ने सबसे खूबसूरत कंठ मुसलमानों को दिए हैं, इसलिए बाद में खूब सारे गीत गाए गए। ये का ये चित्रकला सल्तनत काल में तुर्कों के राज में चित्र बने ही नहीं, अकबर के टाइम में जाकर बाद में चित्र शुरू हुए, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े चित्र बनने शुरू हुए। तो उसमें चित्र जो भी बनते हैं उनमें हिंदू विशेषता भी होती है, कैसी विशेषता होती? मुस्लिम। तो एक नई कल्चर है, उस कल्चर का नाम क्या था? इंडो इस्लामिक। उसमें दोनों विशेषता थी, हिंदू और मुसलमान। उसके प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई दिए? साहित्य, स्थापत्य कला, संगीत और आई बात सुन। कल्चर पे प्रभाव पड़ा तो एक जगह प्रभाव और है धर्म। कहां पर है? तो अपना भारत का धर्म कौन सा था? हिंदू। बाहर से एक धर्म आया, वो कौन सा आ गया? मुसलमान। दो धर्म हो गए। हिंदुओं की कुछ विशेषता मुसलमानों ने ली, मुसलमानों की कुछ विशेषता किसने ली? हिंदू। जब हिंदुओं ने मुसलमानों की विशेषता ली तो अपने यहां पर एक आंदोलन शुरू होता है, उस आंदोलन का नाम था भक्ति। क्या नाम था? मुसलमानों ने जब हिंदुओं की विशेषता ली तो एक आंदोलन शुरू हुआ, उसका नाम था सूफी। कौन सा था? अब सुनो, देखो मैं बताता हूं। हिंदुइज्म पूरी तरीके से संगीत पर, जो भक्ति भावना थी संगीत पर आधारित थी। भगवान के भजन गाइए, भगवान के भजन गाएंगे तो भगवान राजी होंगे, इसलिए सूफीज्म में भी वो भक्ति वाली बात है। और सूफीज्म इतना हिट रहा कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुसलमान जाते होंगे कम, हिंदू जाते हैं। एक बार की हो सकता है आप कोई मस्जिद देखो और यदि आप हिंदू हो तो आपको लगेगा कि यार मस्जिद ये तो मुसलमानों की, अपने यहाँ पर नहीं है। पर पीर बाबा की दरगाह में हम ये नहीं सोचते। कौन से पीर बाबा की दरगाह, कौन थे कौन नहीं थे, हम सारे वहां पर जा रहे हैं, सारे वहां पर धागे बांध बांध के आ रहे हैं, सारे करें प्री पास करवा दे है। तो पीर बाबा की दरगाह पे सारे जा रहे हैं। ये पीर बाबा वाली दरगाह का जो आंदोलन है, आंदोलन कौन सा है? भारत में आके इस्लाम अपना एक लिबरल रूप लेता है। वो जो उसका लिबरल रूप था उस रूप को क्या कहा जाता है? जिसमें हिंदुओं की खूब सारी विशेषताएं आ गई। ठीक ऐसा ही हुआ जब बाहर से तुर्क आए तो तुर्कों ने हमारे यहाँ पर आके मंदिर तोड़ने शुरू किए, मूर्तियां तोड़ने शुरू की, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते नहीं थे। तो उनका ये मानना था जो मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग भी सही नहीं है, हम इनको सिखाएंगे, अब मूर्ति पूजा क्या करवा देंगे? बंद। जब मूर्तियां टूटने लगी तो लोग बड़े दुख में गए। लोगों को लगा यार मूर्ति में अपना भगवान है, और यदि भगवान को ही तोड़ दिया, भगवान को ही नहीं बख्शा, भगवान भी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा, तो अपनी रक्षा कौन करेगा? हम कुछ संतों के पास गए, उन संतों के नाम थे जाम्बो जी, उन संतों के नाम थे जसनाथ जी, उन संतों के नाम थे गुत्तेजा जी, उन संतों के नाम थे रामदेव जी, उन संतों के नाम थे मीराबाई, उन संतों के नाम थे कबीर, उन संतों के नाम थे दादू। हम उनके पास गए, हमने उन संतों को जाकर, तुम तो इंटेलिजेंट बंदे हो, तुम बताओ बिना मूर्ति के पार कैसे पड़ेगी? ये तो मूर्तियां तोड़ गए। और तब उन्होंने कहना शुरू किया कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली न पी सकाए संसार। पत्थर पूजे हरी मिले, यदि मूर्ति पूजने से भगवान मिलते हो तो मैं पूजूं पहाड़, तो पूरी झलना डूंगरी पूज दे,
चाहते तो चाकी भली, उससे अच्छा तो पत्थर की चाकी है। पीस खाए संसार, कम से कम आटा पीस के तो खा लेते हैं। मूर्ति में भगवान है, घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान है। इसलिए भगवान की भक्ति के लिए आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, पंडित जी की आवश्यकता नहीं है, दान दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। घर पे बैठ के राम 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 कर लोगे तो भी भगवान मिल जाए। हमारे और भगवान के बीच में डायरेक्ट एक रिलेशन है, भक्त और भगवान के बीच सीधा संबंध है, उसके लिए बिचौलियों की कोई आवश्यकता, वो कहलाती है भक्ति। क्या कहलाती है? भक्ति करो, भगवान मिल जाएंगे। मंदिर जाने की आवश्यकता, मूर्ति पूजने की आवश्यकता, ये इस्लाम का सिद्धांत था, बिना मूर्ति के भगवान। ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट इधर भी है अपने थोड़ा बहुत। तो हिंदुओं का मुसलमानों में जो प्रभाव दिखाई देता है वो तो है सूफी, मुसलमानों का हिंदुओं पर जो प्रभाव दिखाई देता है वो कौन सा है? 2 नंबर लिखो। लिखो, भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये तो कैसे प्रभाव हो गए? सकारात्मक। अब लिखो नकारात्मक, नेगेटिव इंपैक्ट्स। नेगेटिव ये थी कि जब बाहर से वो लोग आए थे तो भारत में 2 बड़ी संस्कृतियां थी, एक तो हिंदू और एक बौद्ध। कौन कौन? हिंदू बनाते अपने मंदिर, बौद्ध बनाते अपने मठ। बौद्ध क्या बनाते? मोनेस्ट्रीज। मठ बनाते। हिंदू क्या बनाते अपने? मंदिर। बाहर से जो लोग आए उनका मानना था कि मूर्ति पूजा होनी, दूसरे धर्म के लोग होने नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, बौद्धों के क्या तोड़े? कोई चीज तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव? इससे कल्चर बढ़ेगी कि डिक्लाइन करेगी? देखो, तुर्कों ने हिंदू मंदिरों तथा बौद्ध मठों को तोड़ा। टर्क डिमोलिश्ड हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जिससे हिंदू व बौद्ध संस्कृति का नुकसान हुआ, विच डैमेज्ड हिंदू एंड बुद्धिस्ट कल्चर। हिंदू फिर भी संभल गए, लठ ले लिए, सामने खड़े हो गए कि मंदिर नहीं टूटने दें। हो सकता है सामने वाले कई बार तकड़े पड़े, तोड़ गए, लेकिन खूब सारी जगह उन्होंने मंदिर बचा भी। बौद्धों के साथ समस्या थी। बौद्धों का मूल सिद्धांत था अहिंसा। क्या था? और तुर्कों को अहिंसा का ए नहीं आता था, आगे आगे बढ़ जाता था। उनको केवल क्या आती थी? क्या विडंबना है कि जो धर्म भारत में शुरू हुआ वो भारत में नहीं है। बौद्ध भारत से शुरू हुए, नेपाल में है, भूटान में है, चाइना में है, श्रीलंका में है, बर्मा में है, इंडोनेशिया में, ताइवान में, हांगकांग में, मकाऊ में, कोरिया में, जापान में, थाईलैंड में, मलेशिया में, भारत में नहीं। अपनी मूल भूमि से कोई धर्म यदि उखड़ खड़ा हुआ तो उसमें तुर्कों का बड़ा योगदान है। बुद्धिस्ट कल्चर पूरी तरीके से भारत से क्या हो गई? या तो बुद्धिस्ट तिब्बत की तरफ चले गए, लामा उधर चले गए ज्यादातर जो थे, या वापस हिंदू ही बन गए। इधर ही आ गए कि बात ठीक है, इन वाले में आ जाते हैं, इधर अपने वाले में सीधी सीधी पार उनकी पड़े नहीं रहे। देख लो, 2 नंबर लिखो। 12वीं शताब्दी के बाद, आफ्टर 12th सेंचुरी एडी, बौद्ध संस्कृति भारत से लगभग समाप्त हो गई। बुद्धिस्ट कल्चर वॉज ऑलमोस्ट वेनिस्ड फ्रॉम इंडिया। एक और गजब का नुकसान जो हुआ वो ये हुआ कि जब मंदिर तोड़े गए या मठ तोड़े गए, तो मंदिर और मठ हमारे लिए केवल पूजा का केंद्र नहीं थे। ये नहीं थे कि हम उनमें जाके अगरबत्तियां कर रहे थे। वो हमारी स्कूल्स थी, वो हमारे विश्वविद्यालय थे, वो उस समय के हमारे कॉलेज थे। पंडित जी उनमें बैठते थे। पंडित का मतलब ही विद्वान है। आज भले ही हम किसी जाति से जोड़ देते हैं, बाकी नॉर्मली पंडित का मतलब क्या है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआन पंडित भयानक कोई। इसका मतलब पोथी पढ़ने से पंडित बनता है। तो पंडित का मतलब क्या हुआ? विद्वान व्यक्ति। तो विद्वान लोग थे, वो पढ़ाया करते थे। जब मंदिर टूटे तो हमारा वो एजुकेशन सिस्टम जो था ना, वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। एजुकेशन सिस्टम पूरा स्पॉइल कर दिया गया हमारा। तो ये जो हम कहते हैं कि अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला थी, उसका नाम था सरस्वती कंठाभरण, तोड़ दी गई। एजुकेशन ही तो खत्म हुई है। हम आगे पढ़ाऊंगा तब हम पढ़ेंगे। जालोर में जगह भीनमाल यूनिवर्सिटी थी उस टाइम, यहाँ की यूनिवर्सिटियां खत्म की है। हम पढ़ेंगे धारा नगरी, धारा नगरी पढ़ेंगे हम कि आपके मालवा के अंदर धारा नगरी नाम की जगह है, वहां पर सरस्वती पाठशाला हुआ करती थी, वो तोड़ दी गई थी। और बड़ा सा उदाहरण, ये नाम आपने नहीं भी सुना, नालंदा। नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय था जिसमें उस समय आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस अलग अलग थी, जिसमें उस समय हॉस्टल फैसिलिटी थी, जिसमें उस समय इंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, और एग्जाम को 10 में से 2 लोग ही पास कर पाते थे। 8 तो इंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ करते थे उसके। उस नालंदा विश्वविद्यालय में तिब्बत से, बर्मा से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। उस नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि जब बख्तियार खिलजी ने उसके आग लगाई तो 6 महीने तक आग नहीं बुझी। 6 महीने तक वो धुक धुक करता रहा था वहां पर। कितनी ज्ञान की कितनी सारी किताबें समाप्त कर दी होगी। उस ज्ञान को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, हमारी शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से क्या हो गया? पतन। देखो, तीसरा लिखो। तुर्कों ने हमारे शिक्षण केंद्रों को तोड़ दिया था। टर्क डिस्ट्रॉयड अवर एजुकेशन सेंटर्स या स्टडी सेंटर्स, जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था का पतन हुआ, विच डिक्लाइंड अवर एजुकेशन सिस्टम। ये नुकसान भयंकर था।
फिर वो दिलीप सर एग्जाम्पल देते रहते हैं, कभी मैंने दिया होगा पहले कभी, कि लेबनन के सीरिया के लेबनन के साइड एक बहुत अच्छे फिलोसोफर हुए खलील जिब्रान की वो एक कहानी है कि एक बार शैतानों के राजा ने एक मीटिंग बुलाई। शैतान समझते हो, बदमाश भाई, एक देवता और दूसरे कौन है, शैतान। तो शैतानों के राजा ने एक मीटिंग बुलाई और उसने कहा कि शैतान ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शैतानों के राजा ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए नया राजा चुनना है। तुम सारे शैतानों में से कौन होगा जो अगला राजा बनेगा? सबने कहा मुझे बना दो। उसने कहा नहीं भाई साहब, पहले प्रूव किया जाए तुम्हें शैतान वाली बात है कि नहीं, राजा बनने की बात है कि नहीं। कुछ ऐसा करो कि लगे कि ये काम शैतान का काम है, तो बना दूंगा। 6 महीने का टाइम है। 6 महीने बाद शैतान इकट्ठे हुए, शैतानों ने आके एक आया और उसने कहा मैंने साहब 1 लाख लोगों को मारा है, अब तो बनाओ। उसने कहा उठ बाहर निकल। दूसरा है, उसने कहा था मैं तो छोटे छोटे बच्चों को मार के उनका खून पी गया, ये काम देखो कितना क्रूर काम किया मैंने। उसने कहा उठ। वो तीसरा है, उसने कहा मैंने गांव के आग लगा दी थी, बच्चे बूढ़े जल रहे थे तो मुझे बड़े मजे आए। किसी ने कहा कि मैंने गर्दनें काट दी, मैंने रेप किए, मैंने लोगों को मार दिया, मैंने लोगों को बेच दिया, अलग अलग बातें बताई। उसने सबको बाहर निकाला। एक शैतान है, उसने कहा कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, मैंने उनको रास्ता भटका दिया। शैतानों के राजा ने कहा तुम असली शैतान हो। जो आपको पढ़ने से रोके, वो जो आपको शाम को आके भाई एक दिन में क्या बिगड़ता है यार, आज तो सैटरडे है, आज तो चिल किया ही जा सकता है, वो कौन है? आई बात समझ में? तो जो पढ़ने से रोके वो कौन है? मारने पीटने जलाने से नहीं, पढ़ाई से कोई रोक देता है आपको, एजुकेशन से रोक देता है। तुर्क इस मामले में शैतान निकले और तुर्कों ने आके अपने पूरे स्कूल तोड़ दिए। ये उस टाइम के कोरोना थे, जब कोरोना ने स्कूल बंद किया आपके, इन्होंने भी क्या कर दिए थे उस टाइम आगे सारे के सारे क्या पढ़ते रहते थे फालतू की चीजें, कोई नहीं पढ़ना। मुझे लगता है टाबर तो राजी होंगे, टाबर ने कहा मजा आ गया, स्कूल जाना पड़ेगा। अरे हम लंबे सीनियरियो में जब हम देखते हैं तब लगता है कि नहीं यार, बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं। और किसी भी देश को जब उसके एजुकेशन से काट दिया जाए तो देश कभी भी उतनी प्रगति नहीं कर पाएगा जितनी की जानी चाहिए। तो मिडिवल हमारे लिए इस मामले में खतरनाक रहा कि एजुकेशन पूरी तरह स्पॉइल हो गई। अंग्रेजों वाले मामले में एजुकेशन तो आई वापस, पर एक नई प्रकार की आ गई जिसमें हम अभी तक भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे, कि उसके अंदर हमारी वाली चीजें दूसरे वाली चीजें वो मिक्स नहीं कर पा रही आपस के अंदर। हमारी जो पुरानी चीजें थी वो पुरानी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। तो ये आपके त्राइन के दूसरे युद्ध का क्या हो गया महत्व। अब लिखो पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ पृथ्वीराज।